हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th का। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी का, जो हमारे एनसीईआरटी के बेसिस पे 3rd चैप्टर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे हम स्टडी करते हैं चार्ज को मोशन में रख के। इससे पहले जो 2 चैप्टर थे हमारे इलेक्ट्रोस्टैट के, उसमें हम चार्ज को रेस्ट पे रख के स्टडी करते हैं, बट यहाँ पे हम चार्ज को मोशन करा के स्टडी करते हैं। आप करंट बचपन में पढ़े हो, आई मीन कि 10th में पढ़े हो, थोड़ा बहुत जानते हो करंट के बारे में, उसी को अभी आगे हम पढ़ेंगे या उसी को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस में है जो वो देखना है। तो सबसे पहले अगर करंट को डिफाइन करना होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो हम बचपन में लिखते थे 10th क्लास में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करेंट। अब हम क्या करते हैं कि हम एक कंडक्टर लेते हैं। ये हमारा एक कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म समझिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है वैसे इसमें। ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ओके, तो हम ये क्या करते हैं कि कंसीडर करते हैं कि डेल्टा क्यू चार्ज क्रॉसेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इन डेल्टा टी टाइम। डेल्टा क्यू चार्ज क्रॉसेज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इन डेल्टा टी टाइम। हम ये कंसीडर करते हैं कि इसमें डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पास करता है। मतलब कि आपको चार्ज का अमाउंट पता है, आपको निकलने वाला टाइम पता है। चार्ज कितना निकल रहा है, डेल्टा क्यू, टाइम कितना लग रहा है, डेल्टा टी। तो यहाँ से हमारा I इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब यहाँ से और देखें इसको, आई टी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। आप इससे फेमिलियर होगे, क्लास 11th में पढ़े होगे बेसिक मैथमेटिक्स में। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। थोड़ा सा और देखें तो हमारा जो बनेगा I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। इसी को तो हम बोलते थे दिस इज़ द डिफरेंशियल कमांड, कि आप कह रहे हो कि डे क्यू को मैं ऐसे दिखा देता हूँ। इस डी क्यू का मतलब क्या हुआ, इस डी क्यू का मतलब क्या हुआ कि डी क्यू बाई डी टी, मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये हमारा जो डी कह रहा है कि आप चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, क्यू, ऐसे हमने बोला कि हमारे पास एक चार्ज Q है, आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। तो हम बोलेंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो डी क्यू अपॉन डी टी। तो इसी को तो हम बोलते थे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलेंगे। अगर हमारा एस रहता Q के जगह पे तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोलते, जो कि हम क्लास 11th में पढ़े हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा जो काम का चीज़ है वो, तो हमने बोला कि कंसिडर डेल्टा क्यू चार्ज क्रॉसेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इन डेल्टा टी टाइम। डेल्टा टी टाइम लगता है डेल्टा क्यू चार्ज को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पास करने में। तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे आए, तो आई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और फिर अगर हम लिमिट के फॉर्म में लिखे तो आई इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा इंस्टेंटेनियस करेंट आ गया, डैट इज आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अब यहाँ पे जो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे वो हमारा पहले से पढ़ा हुआ है, जैसे कि यूनिट। ओके, यूनिट देख लेते हैं, डायमेंशन फार्मूला देख लेते हैं। अब हमारा फार्मूला आ गया नॉर्मल, हम जो लिखते हैं I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट कूलम की यूनिट होती है हमारी सेकेंड, कूलम की यूनिट, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, चार्ज की यूनिट कूलम और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो करंट की यूनिट कूलम पर सेकेंड और हमारा एम्पियर
जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ओके, कहीं कहीं हमारा करंट का यूनिट बुक में आई से भी दिखाता है, तो आप हमको उससे घबराना नहीं है। करंट की यूनिट एम ई भी लिखी हो सकती है और आई भी लिखी हो सकती है, उसमें कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है। ओके, तो यूनिट की बात हो गई। अगर हम डायमेंशन फार्मूला की बात करें, हमारी यूनिट आ गई एम्पियर और कूलम्स पर सेकेंड, और कहीं कहीं आई भी लिखा होता है। डायमेंशन फार्मूला की बात करें अगर, तो हमें पता है कि डायमेंशन फार्मूला में हम मेनली फंडामेंटल बेस जो लेके होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के बेसिस पे ही निकालते हैं डायमेंशन फार्मूला, जो हमारी साथ थी, जिसमें से सारी चीज़ें आप पहले पढ़े हुए हो, मास, लेंथ, टाइम, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लाइट की इंटेंसिटी जो कि कैंडेला, तो वही बेस हम यूज करेंगे। तो हम बस ये कहते हैं कि हम यहाँ से बोल रहे हैं कि Q इक्वल टू आई इंटू टी, चार्ज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम। ओके, चार्ज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम। यहाँ से इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको करंट का क्या होता है, बेसिस वही होता है, ए होता है। ऐसे डायमेंशन फार्मूला करंट का लिखते हैं, लेकिन अगर हमें चार्ज का निकालना हो तो हमको पता है कि इसका हो गया करंट का ए और टाइम का टी। तो Q का जो डायमेंशन फार्मूला है, Q का जो DF है डायमेंशन फार्मूला, वो हमारा AT है। अभी काम आएगा, हम इसलिए बता रहे हैं सारी चीज़ें। करंट का डायमेंशनल फार्मूला A, Q का चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला AT, कहीं कहीं आपका IT भी लिखा होगा, उससे घबराना नहीं है आपको। अब करंट जो होती है हमारे स्केलर क्वांटिटी होती है, जो हमारी करंट होती है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। अब आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी वो सारी क्वांटिटी होती हैं जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, बट हम वेक्टर कहते हैं कि वेक्टर वो क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये आपको क्लास 10th में बताया गया होगा, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी करंट होती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी करंट होती है। आपने जो करंट फ्लो कराई है, आप उसका अमाउंट भी जानते हो कि हमने इस कंडक्टर में इतना करंट फ्लो कराया, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, दिस दैट। मतलब कि आपको इसका मैग्नीट्यूड भी पता है, इसका डायरेक्शन भी पता है, फिर भी आप इसको कह रहे हो कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो कोई रीज़न होगा कि हम इसको स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी इसलिए कहते हैं बिकॉज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, because current don't follow the triangle of vector addition, don't follow triangle law of vector addition। ओके, हमारी जो करंट होती है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। अब आप 11th में पढ़ चुके हो कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो अभी तक हमने ये देखा कि करंट का फॉर्मूला देख लिया, वहाँ से हमने ये बताया कि ये स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड होते हुए भी, डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। हमने डायमेंशन फार्मूला करंट का एम्पियर बताया, जो कि हम बॉक्स में लिख देंगे। फिर हमने चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला AT बताया। अब हम एक और चेंज यहाँ पे देख लें कि अगर हमें पता है कि I इक्वल टू Q/T होता है, I इक्वल टू Q/T, हम इस फॉर्मूले को और चेंज कर सकते हैं, I इक्वल टू N इंटू E/T। ये कहाँ से आ गया? तो सर हम पढ़े हैं कि Q इक्वल टू N इंटू E, आपके फर्स्ट चैप्टर में है। क्या होता है ये वाला, अगर आपको याद हो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, तो हम ये कहते हैं कि चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जिसे आप कहते हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो वहाँ से हमने बस पुट कर दिया। अब यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला आप तभी यूज करोगे जब आपको इलेक्ट्रॉन के नंबर दिए होंगे। अब जहाँ पे E की वैल्यू क्या होती है,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। जब हमें इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में पूछा जाएगा या दिया होगा तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला सीधे आपको तब यूज़ करना है जब आपको चार्ज डायरेक्टली पता हो, टाइम पता हो। अब आपको पता है कि चार्ज जो हो सकती है, चार्ज की बेसिक जो एसआई यूनिट है वो कूलम्ब होती है। चार्ज की छोटी यूनिट हो सकती है मिली कूलम्ब, डैट इज़ मिली कूलम्ब मतलब कि एमसी, मिली कूलम्ब। अब वहाँ पे हम मिली की वैल्यू 10⁻³ पुट कर देंगे। अगर हमारे पास माइक्रो दे दे तो हम 10⁻6 पुट कर देंगे। हमें देता है जो भी वैल्यू पुट करनी होती है। ओके, तो ये हमारी चार्ज वो करंट की स्टार्टिंग थी। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें आप 10th में सारी चीज़ें इतनी पढ़े हो। और अब हम बात करेंगे करेंट डेंसिटी की। ये आपके लिए नया है क्योंकि ये आप 10th में नहीं पढ़े हो। करेंट डेंसिटी जिसे हम जे से डिनोट करते हैं। ओके, करेंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं। ओके, ये क्या होता है? अगर मैं पहले आपको फॉर्मूला लिख दूं तो आप बता दोगे कि सर आपने क्या लिखा है। ए लिख दो या एस लिख दो। एस लिख देते हैं। एस हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ओके, अब मतलब क्या है कि अगर हमारे पास वही कंडक्टर है या कोई भी कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ओके, अगर हम इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं आई, तो जे को अगर डिफाइन करना होगा तो हम बोलेंगे कि अगर आपका ये एरिया जो है, अगर आपका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाता है तब हम बोलेंगे कि जे इक्वल टू आई, यानी कि हमारी करंट डेंसिटी करंट के बराबर है। तो अगर हमें करंट डेंसिटी को बताना होगा तो हम बोलेंगे इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक यूनिट एरिया में कितनी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही है, यही हमारा करंट डेंसिटी है। अब देखो सीधे सीधे फॉर्मूला डिफाइन करना था तो बोले कि इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी यूनिट अगर निकालनी होगी तो इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, आप इसको और कैसे लिख सकते हो, एम्पियर m-2। ये हमारी करंट डेंसिटी की यूनिट हो गई। ओके, अब देखो यहाँ पे जो आपको डायरेक्शन दिख रहा है करंट का, अगर हम बना ले ये एरिया क्रॉस सेक्शन, फिगर देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये जो आएगा ये आप सामने पड़े हो, ये हमारा कंडक्टर है और ये हमारा कंडक्टर का एरिया वेक्टर है एन कैप। ये हमारा कंडक्टर का एरिया वेक्टर और इधर ही हमारी करंट जा रही है। ओके, मतलब यहाँ पे कि आपका करंट और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल बन गया 0 डिग्री। ओके, करंट और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इन दोनों के बीच में एंगल बन गया 0 डिग्री। उस केस में हमारा फॉर्मूला ये आ जाएगा। ओके, अब देखो अगर हमारे पास ऐसा केस आ जाए कि ये एरिया वेक्टर कुछ ऐसा हो जाए तो करंट जा रही है इधर आई और यहाँ से जो हमारी एरिया वेक्टर है ये गई इधर, तो थीटा बना ली। तो आपको कंपोनेंट ब्रेक करने आता ही होगा। इधर हमारा हो जाएगा ए कॉस थीटा और इधर हमारा हो जाएगा ए साइन थीटा। लेकिन हमें काम किसका है, करंट के डायरेक्शन वाले को। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, आई इक्वल टू ए कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज, दिख रहा है, ओके आई विल राइट देयर, यहीं पे दिख देता है, हाँ ठीक है। आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। अब आप इसको थोड़ा सा और देखो तो आप वेक्टर क्रॉस डॉट प्रोडक्ट पढ़े हो, तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या बन गया, जे डॉट ए।
जे डॉट ए। ओके, एक अभी ये सारी चीज़ें हमें आगे यूज करनी है जब हम ओम्स लॉ को पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में, तब हम यूज करेंगे ये सारी चीज़ें। तो करेंट डेंसिटी क्या होता है? तो इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करेंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितनी अमाउंट ऑफ करेंट फ्लो कर रही है, हम उसको बोलते हैं करेंट डेंसिटी यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगर हम बोले कि एरिया वेक्टर और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला आया J इक्वल टू आई अपॉन ए। लेकिन अगर ये कम एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, तो उस केस में हम कंपोनेंट ले लेंगे, तो वहाँ से हमारा फॉर्मूला आया कि आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। फिर हमने ये देखा कि जब भी कॉस थीटा वाला होता है तो हमें डॉट प्रोडक्ट याद आता है, इट मीन्स कि आई इक्वल टू जे डॉट ए। अब देखो, अगर हम बात करें कि हमारे पास वायर है, यानी कि करेंट डेंसिटी आपकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। जैसे मैं एक वायर बनाऊं, ये मैंने एक वायर बनाया, ऐसा कुछ एक वायर मैंने बस बना दिया जो कि डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसको अगर हम A1 बोले, इसको A2 बोले और इसको A3 बोले, मैंने इसमें करंट I फ्लो कराया, तो यहाँ तक, इस टर्मिनल तक आपकी करंट डेंसिटी कुछ होगी। यहाँ तक हम मान लेते हैं J1 करंट डेंसिटी होगी, बिकॉज हमारा J1 इक्वल टू, करेंट तो सेम है बिकॉज इट इज इन सीरीज। ओके, अगर सीरीज कम्बिनेशन होता है तो हमारा करंट सेम होता है। हम इसको वायर 1, वायर 2, वायर 3 बोल देते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे हमारा A1। अगर हम यहाँ पे बात करें तो J2 इक्वल टू करेंट अपॉन सेकेंड एरिया। यहाँ पे बात करें तो J3 इक्वल टू करेंट अपॉन थर्ड एरिया। मतलब ये कि आपकी करेंट डेंसिटी एरिया पे डिपेंड करती है। अगर आपने सीरीज में कंबाइन किया है तो आपका करेंट का अमाउंट तो सेम रहेगा, बट करेंट डेंसिटी बदल जाएगा, बिकॉज करेंट डेंसिटी डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एक यहाँ से आपको ये ध्यान रखना था करेंट डेंसिटी के बारे में। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, हाँ, हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। आपको बचपन में मतलब 10th में बताया गया है कि कंडक्टर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंडक्टिविटी होती है। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो बहुत ही मज़ेदार बात आने वाली है सामने। ओके, अब अगर हम बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं, इफ बैटरी इज नॉट कनेक्टेड अक्रॉस कंडक्टर, अगर कंडक्टर के अक्रॉस हमने बैटरी नहीं लगाया है, मतलब कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं की है, उनके टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन तो इसके मतलब क्या हुआ कि हम बैटरी क्यों लगाते हैं और बैटरी ना लगाने का क्या वो है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो कंडक्टिविटी होती है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, और अगर हम बैटरी नहीं लगाते हैं, हम जैसे इसको कंसिडर करें, ये एक हमारा कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, बस हम कंसिडर कर रहे हैं एक प्लेट की तरह है, बस जूम करके दिखाने के लिए। तो हम कह रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है। ओके, मान लेते हैं कि ये सारे इधर जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है हमारे कुछ, ये सारे इधर आ रहे हैं। ओके, इधर भी बना लो कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े इधर थोड़ा, इसको 3 जो हमारा दिख रहा है कॉलम दिख रहा है,
वो 3 इधर जा रहा है, 3 इधर आ रहा है, बस छोटा सा ही बना लो। ओके, अब अगर 3 कॉलम इधर जा रहा है, 3 कॉलम इधर जा रहा है, तो ये फाइनली क्या करेंगे कि एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो हमें पता है कि Q इक्वल टू एन इंटू ई होता है, तो वहाँ से हमारा चार्ज भी होगा जो 0 हो जाएगा। और अगर चार्ज नहीं होगा तो I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। जब चार्ज नहीं होगा तो हमारा करंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं कि हम जब कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं, थोड़े इधर जाते हैं, थोड़े उधर जाते हैं, आपस में टकरा के मर जाते हैं, उनकी दुनिया ख़त्म हो जाती है वहीं उसी में। ठीक है, पूरे चार्ज खत्म हो जाते हैं, जैसे ही चार्ज खत्म हुआ, पूरे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ चार्ज खत्म, करंट खत्म। लेकिन अगर हम जैसे ही बैटरी सप्लाई करते हैं, मान लो 2 इधर जा रहे हैं, 2 उधर जा रहे हैं, इधर, ठीक है, ऐसे जैसे ही हम बैटरी सप्लाई करते हैं, लगाते हैं बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, बैटरी लगाने का मतलब क्या है कि आपने एक एक्सटर्नल फोर्स जनरेट किया जो इन इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर कर देगा एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए। जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे जो इलेक्ट्रॉन है वो यूनी डायरेक्शनल हो जाएंगे, सारे के सारे एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे। अगर एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बल्क अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जब हमें पता चल गया कि बल्क अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट हमारी इधर होगी। मतलब ये कि अगर आपको पहले करंट बनाना है तो आप इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में भेजिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बल्क अमाउंट में किसी एक डायरेक्शन में जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट बननी चालू हो जाएगी। तो ये हमारा कंसेप्ट था कि हम बैटरी इसलिए लगाते हैं ताकि हम इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में पार्टिकुलरली भेज सकें। और देखो, जैसे ही हम बैटरी अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है टर्मिनल पे, जो कि आपको एक फार्मूला पीछे पहले पढ़े होगे, अगर नहीं पढ़े हो तो देख लो, E इक्वल टू वोल्टेज अपॉन लेंथ। अब देखो यहाँ से क्या हम कहना चाहते हैं कि ये फार्मूला आपका कहाँ से आया है, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जिसको आप पढ़े होगे E इक्वल टू माइनस dB अपॉन dr। यहीं की कंसेप्ट से ये वाला हमारा फार्मूला आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू वोल्टेज अपॉन लेंथ। ओके, जैसे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस का काम ही यही है कि आप इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में भेज रहे हो। और अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकुलर डायरेक्शन में गया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट बन जाएगी। तो बैटरी तो लगाना पड़ेगा तब करंट बनेगी। ओके, ये ध्यान रखना था। अब हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और वहाँ तक कवर करना इस वीडियो में थोड़ा सही भी रहेगा, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर बेसिक्स। अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है जो हमें 12th के कंसेप्ट के बेसिस पे पढ़ना है। अब सीधे हम ओम्स लॉ की बात करें, थोड़ा सा रिवाइज करा दें। ओम्स लॉ, स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ़ द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, then current flowing in a conductor is directly proportional to potential difference applied across its terminal। हमने बोला कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, जिसमें I करंट फ्लो करती है। ये हमारा वोल्टेज एट ए, टर्मिनल वोल्टेज एट B। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारा VA ग्रेटर देन VB है तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल का कंसेप्ट, फिर VA माइनस VB, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, बड़ा वोल्टेज माइनस छोटा वोल्टेज। ओके, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होती है, मींस टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी है कांस्टेंट है, देन करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर is directly proportional to potential difference
अप्लाइड अक्रॉस इट्स टर्मिनल दैट इज़ VA माइनस VB। हम मैथ के स्टूडेंट हैं, सीधे बोल सकते हैं कि अगर दिस करेंट इम्प्लाइज वोल्टेज, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। ओके, यहाँ से अगर हम इन दोनों को हटा के सीधे V लिख दें तो हमारी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR। और यहाँ से ये आया कि वोल्टेज अपॉन करेंट इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से ओम्स लॉ को हम ऐसे भी बता सकते हैं कि इफ द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट देन द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करेंट विल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर दैट कंडक्टर। रेशियो वोल्टेज और करेंट का कांस्टेंट होगा उस कंडक्टर के लिए जिसे हम रेजिस्टेंस के नाम से जान रहे हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट आपको पता है कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। अब यहाँ से थोड़ी और चीज़ें देखते हैं कि हमने 10th में रेसिस्टिविटी भी पढ़ी थी, तो वो थोड़ा लाते हैं। रेसिस्टिविटी, अभी उसके बाद एक मज़ेदार चीज़ सीखेंगे जो कि आपको आता भी होगा, उसमें कोई वो नहीं है। तो हमारा ओम्स लॉ आया V इक्वल टू IR। ओके, अगर हम रेसिस्टिविटी देखें, रेसिस्टिविटी तो ऐसे तो इट इज़ द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और मैटर विच डिसाइड द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जो मटेरियल की कंडक्टिविटी बताती है कि कितना कंडक्टिविटी शो कर सकता है। बट हम बात करें मैथमेटिकली रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हमें बचपन में सिखाया गया है एक एक्टिविटी में कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। 10th में है, आपको पढ़ा होगा तो याद आ रहा होगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। दिस इम्प्लाइज R इक्वल टू रो L अपॉन A। यही हमारा रो क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी। इसी को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। ओके, RA अपॉन L। अब मज़ेदार बात ये है कि हम यहाँ से क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला भी ध्यान रखना है कि रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आया। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आया रो इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ। इसकी यूनिट क्या होती है, तो ओम मीटर होती है। निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, पुट करोगे एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, एक एम कट जाएगा, ओम मीटर बच जाएगा। अब अगर हम यहाँ से इसको देखें, इस वाले को, तो V इक्वल टू I इंटू R के जगह पे रो L अपॉन A। ओके, V इक्वल टू I इंटू R के जगह पे रो L अपॉन A। अगर हम यहाँ से एक और चीज़ देखें, अगर हम करेंट को V इंटू एरिया डिवाइडेड बाई रो इंटू L इक्वल टू I। ओके, दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से ये देखना है कि करेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। ये ध्यान रखना है आपको, कहीं कहीं पूछ देता है, या अगर रेसिस्टिविटी की वैल्यू दी रहेगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या होगा, करंट ज़्यादा होगी कि कम होगी। अब बस मैंने क्या किया कि जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया हमने ओम्स लॉ में उसको पुट कर दिया। अब यहाँ से हम निकालने चाहते हैं, सबसे पहले ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। ओम्स लॉ में हमने करंट का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया, वोल्टेज का भी निकाल लेते हैं, वोल्टेज का DF निकालते हैं, ठीक है। DF लिखो ऐसा, कैसा, ऐसा। वोल्टेज का डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। तो अभी हम पढ़े कि वोल्टेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन L, लेकिन हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E होता है हमारा F अपॉन Q, दैट इज़ Q नॉट टेस्ट चार्ज आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि आप अगर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला निकाल दे तो मज़ा आ जाएगा। तो फोर्स का होता है ML T-2,
चार्ज का ए टी। तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला आया, जो कि हमारा आएगा ml t-3 ए इनवर्स। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ओके, सॉरी दिस इज रॉन्ग, दिस इज E इक्वल टू V अपॉन L। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वोल्टेज अपॉन लेंथ। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला आया फोर्स अपॉन क्यू की मदद से ml t-2 एम एल वैसा ही है, t-2 एक ऊपर गया -3 ए इनवर्स। अब हम बस इसको क्या करें कि यहाँ से वोल्टेज इक्वल टू E डॉट एल, इसको अगर पुट कर दें तो इसका आएगा हमारा ml t-3 ए इनवर्स इंटू एल, ये डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² t-3 ए इनवर्स, ये वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हमें निकालना है रेजिस्टेंस का। दिस इम्प्लाइज R इक्वल टू V अपॉन I। दिस इम्प्लाइज R इक्वल टू वोल्टेज का क्या आ गया ml² t-3 ए इनवर्स डिवाइडेड बाई A। ओके, तो ये हमारा क्या बन जाएगा R इक्वल टू ml² t-3 A-2। ये हमारा रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। तो कभी कभी पूछ सकता है, यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, समझदार हो समझ जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी हमसे पूछ लेता है डायमेंशनल फार्मूला सीधे सीधे, जैसे वहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पूछ लेता था वैसे। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। जो भी चीज़ें पढ़े, सबसे पहले करंट को डिफ़ाइन किए, जो कि पहले से भी आता था, फिर करंट डेंसिटी, फिर हमारा ये सब आया इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, फिर हमारा ये लास्ट टॉपिक ओम्स लॉ था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ओम्स लॉ पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।